जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉस्मोस प्रकाशन का एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक सहित है, जिसमें ऑनलाइनर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। एक देख चुके हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित, और एक फिजिक्स का पूरा वीडियो हम लोग देख चुके हैं। और आज हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे। दोस्तों, आप लोग को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि परमाणु के कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। यानी परमाणु में जो कक्षा को भरा जाता है वह किस नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हो जाएगा अफबाऊ सिद्धांत। अफबाऊ के द्वारा यह नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उससे क्या कहते हैं। तो समान न्यूट्रॉन की संख्या को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। समान न्यूट्रॉन की संख्या को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक तत्वों के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। तो हो जाएगा अभिविन्यास से है। किससे है? अभिविन्यास से है। अगला प्रश्न है कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन होते हैं। यानी परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है। तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और परमाणु नाभिक का खोज पूछे तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक का खोज किया गया था, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ नाचता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वे ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं। तो इसको समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि हीलियम के नाभिक में क्या क्या होता है। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1837:1 होता है। यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा 1837 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1। यानी तो क्या हो जाएगा 1837:1 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो यह पाउली के द्वारा दिया गया था। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम पाउली के द्वारा दिया गया था। और पाउली ने ही अपमार्जक का नियम दिया था। अपमार्जक, पाउली का अपमार्जक नियम 1925 इसमें मार्केट में आया था। ठीक है। तो यह पाउली ने ही दिया था। अगला प्रश्न है कि वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है। तो हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है। प्रोटियम जिसको 1H1 कहते हैं, ड्यूटेरियम 1H2 कहते हैं और ट्राइटियम 1H3 कहते हैं। जिसमें जो 1 ट्राइटियम है यह रेडियो समस्थानिक को दर्शाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में कौन रेडियो सक्रियता को दर्शाता है। तो हो जाएगा ट्राइटियम दर्शाता है। चलिए, कुछ अपरमाणुविक कण है जिसे मूल कण में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो इस पर परम आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर -1.6022 गुना 10⁻⁰ कूलम के बराबर इस पर आवेश होता है। वहीं इसका सापेक्ष आवेश -1 होता है। द्रव्यमान पूछे तो 9.1094 इंटू 10⁻31 इसका द्रव्यमान होता है। और इस पर जो लगभग इसका द्रव्यमान अगर म्यू में बोले तो 0 होता है। और इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे थॉमसन को माना जाता है। जे थॉमसन को माना जाता है। जे थॉमसन को माना जाता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है। प्लस चार्ज जिसका जो परम आवेश कूलम में होगा 1.6022 गुना 10⁻⁰ कूलम के बराबर इस पर आवेश होता है प्रोटॉन पर। ठीक है। इसका द्रव्यमान 1.67262 गुना 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। और वहीं पर प्रोटॉन का खोजकर्ता रदरफोर्ड को माना जाता है। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है, सापेक्ष आवेश भी 0 हो जाएगा, लेकिन इसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। क्या हो जाएगा 1.67493 गुना 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। इसका लगभग द्रव्यमान अगर म्यू में बोले तो 1 होता है। और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता चैडविक को माना जाता है। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता चैडविक को। तत्वों के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है। तो यह हो जाएगा पोलोनियम एनसीईआरटी इसका 33 लेता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 27 मिलता है। ठीक है। दोनों याद रखिएगा। एनसीईआरटी
33 लेता है और अदर बुक 27 लेता है। तो समस्थानिक की संख्या सबसे ज़्यादा पोलोनियम का होता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व तो हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई को अणु बोलते हैं, अणु बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो जो तत्व का गुणधर्म होता है उसके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर से ही निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो हो जाएगा नील्स बोर का मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? तो हो जाएगा नाभिक के भीतर, नाभिक के भीतर स्थित होता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया था, मोसले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और मोसले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया है उसमें इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को सजाया है। ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों, परमाणु संख्या के आधार पर दर्शाया है। अगला प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड में किस प्रकार के बंधन होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड में सहसंयोजक बंधन होते हैं, सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक विज्ञान का जो जनक एंटवाइन लेवजियर को माना जाता है, एंटवाइन लेवजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो डाल्टन ने जो अणु का नाम दिया था उसको यौगिक परमाणु बोलते हैं, यौगिक परमाणु बोलते हैं। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति को अपरूपता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बंधन कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो जो बंध कोण होता है यह सबसे ज़्यादा CO2 में होता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन हाइलाइडो का बढ़ता आयनिक लक्षण तो हो जाएगा HL, HBr, HCl, सबसे ज़्यादा HF में। अगला प्रश्न है कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु तत्व संख्या 29 का संबंध D ब्लॉक के तत्वों से है, D ब्लॉक के तत्वों से है। अगला प्रश्न है कि उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस की संयोजकता कितनी होती है? उत्कृष्ट गैस को नोबेल गैस भी बोलते हैं कि संयोजकता कितनी होती है? तो इसका संयोजकता 0 होता है, 0 होता है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाएगा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है, वहीं पर अवकरण में पूछे तो संयोजकता घटती है। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रिनो एक प्रकार का अस्थायी कण है। कोष यानी सब सेल, कक्षक, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर के सेल है जिसमें अगर n का मान 1 रखते हैं तो सब सेल भी 1 होगा, केवल s होगा, ठीक है, s। कक्षक 1 होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा के में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितने होते हैं? के सेल में तो 2 होता है। एल के बाद एल, इसमें n अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर सब सेल 2 हो जाएगा, s और p। तो 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। m n3 यहाँ रखते हैं KLM, तो यहाँ पर सब सेल में S, P और D बनेगा। तो 1 3 5 यानी 9 9 दूना 18, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 18 हो जाएगा, ठीक है। n कोष में n4 रखते हैं तो यहाँ पर S, P, D, F हो जाता है। तो यहाँ 16 आएगा कक्ष ऑर्बिटल, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32। KLMNO O कोष में n अगर 5 रखते हैं तो यहाँ S, P, D, F का बाद G आएगा, यहाँ पर कक्षक 25 में चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ 2 गुना यानी 50 हो जाएगा। O के बाद P में अगर 6 रखते हैं तो S, P, D, F, G, H यहाँ 36 दूना 72 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। Q कोष में 7 तो यहाँ पर S, P, D, F, G, H, I यानी 19 हो जाएगा, तो यहाँ पर 98 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। तो KLMN याद रखिए तो दोस्तों कैसे होता है? तो KL में 2 8 18 32 50 72 और 98 होता है। सबसे मजबूत बंधन कौन सा होता है? तो सबसे मजबूत जो बॉन्ड होता है वह एकल बॉन्ड होता है। एकल बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न है कि बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो जो बोर का परमाणु मॉडल है यह हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के विपरीत है, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के विपरीत है। अगला प्रश्न है कि द्रव इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे हो जाता है कि इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाती है, इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाती है।
अगला प्रश्न है कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसने प्रतिपादित किया था? तो हो जाएगा कोसेल और लेविस ने। कोसेल और लेविस ने 1916 ईस्वी में संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिपादन किए थे। अगला प्रश्न है किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो किसी तत्व का परमाणु भार तुल्यांकी भार गुना संयोजकता के बराबर होता है। तुल्यांकी भार गुना संयोजकता के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि किस बंधन से युक्त यौगिक समवायवता प्रदर्शित कर सकते हैं? किस बंध से युक्त यौगिक समवायवता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो हो जाएगा सहसंयोजी यौगिक व उप सहसंयोजी यौगिक के बंध से जो होंगे वही तत्व यौगिक समवायवता को प्रदर्शित करते हैं। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या ए एक समान परंतु परमाणु संख्या जेड भिन्न होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको समभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन 18 आर्गन जो है 18 और 40 है, पोटेशियम 19 और 40 है, तो क्या हो जाएगा? समभारिक, यानी भार जो समान होगा। अगला प्रश्न है कि सहसंयोजक बंधन का निर्माण कैसे होता है? तो सहसंयोजक बंधों का जो निर्माण होता है यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा। इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा ही सहसंयोजक बॉन्ड का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो हो जाएगा वांडर वाल्स बल से। वांडर वाल्स बल से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक होता है? सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक होता है, तो हो जाएगा ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। अगला प्रश्न है कि धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो हो जाएगा इसमें धात्विक बॉन्ड पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार के संयोजक बॉन्ड बनाते हैं? तो हो जाएगा नॉन पोलर बॉन्ड, यानी अध्रुवीय बॉन्ड बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? तो हो जाएगा एरविन सोंडिगर के द्वारा 1926 ईस्वी में दिया गया था परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार, एरविन सोंडिगर। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? किसी कोष यानी सेल की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो हो जाएगा उस कोष में उप कोषों की संख्या को व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है कि आवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? तो हो जाएगा अमाडेओ आवोगाड्रो के द्वारा ही ज्ञात किया गया था। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड NaCl में कौन सा बंधन होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो हो जाएगा वैद्युत सहसंयोजक बंधन, क्योंकि Na पर प्लस और Cl पर माइनस होता है। अगला प्रश्न है किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? तो हो जाएगा उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष होता है एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था कौन है? यानी 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आपसे पूछे कि पदार्थ की चौथी अवस्था, तो प्लाज्मा है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस, द्रव और गैस, आप तीन जानते थे कि पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस होती है, लेकिन चौथा और 5वां भी जान लीजिए। चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग किस प्रकार लगता है? तो लोहे में जंग किस कारण से लगता है? तो हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण। और जब लोहे में जंग लग जाता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है, लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की संयुक्त क्रियाएं होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण यानी अपचयन की संयुक्त क्रियाएं होती है उसको रेडॉक्स अभिकरण कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? तो हो जाएगा आयनिक बंध की जो बंध एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आर्गन 18 और 38, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 और 20 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान इसका हो जाएगा। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन होता है? तो हो जाएगा यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं परमाणु रिएक्टर में। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किसे कहते हैं या कौन होता है? तो हो जाएगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था जो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल होता है।
और रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। अगला प्रश्न है कि किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं? तो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl में और अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br में। तीनों पाया जाता है, याद रखिएगा, विद्युत संयोजी, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं अमोनियम क्लोराइड में, अमोनियम ब्रोमाइड में। कोष, उपकोष एवं सेल कक्षक यानी सेल, सब सेल और ऑर्बिट के बारे में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं यानी घूमता है, नाचता है, उसे कोष या कक्षा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का प्रत्येक कक्षा के चारों तरफ या चक्कर लगाते रहता है वृत्ताकार पथ पर, और प्रत्येक कोष अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होती है। जितना भी कोष है यानी सेल है वह एक या एक से अधिक सब सेलों में विभाजित होता है, जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है उसको कक्षक बोलते हैं, उसको ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। एक फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों कि किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को 2n² से प्रदर्शित करते हैं। यह फॉर्मूला याद रखिएगा, 2n²। अधिकतम संख्या पूछे तो 2n², जहां पर n कोषों की संख्या होती है 2n² से प्रदर्शित है। कि नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है? तो नींबू के खट्टे होने का कारण है कि नींबू में साइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला C6H8O7 की उपस्थिति के कारण होता है। आपको से पूछे कि साइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है तो C6H8O7 होता है, और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और संतरा भी क्या होता है, विटामिन C का अच्छा स्रोत होता है, और जितने भी खट्टे पदार्थ है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला बात है कि वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वह क्षारीय विलयन होता है। क्षारीय विलयन या क्षार होता है। लाल लिटमस को नीला जो कर देगा वह क्षार होता है, क्षार, और वहीं विलयन पूछे तो क्षारीय विलयन हो जाएगा। अगला बात है कि कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या है? तो हो जाएगा मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना, और दूध में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दही में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला बात है कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो जो सोडा होता है, पेय सोडा, उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, अम्लीय। अगला प्रश्न है कि वायल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं? तो वायल ऑफ विट्रॉल रासायनिक में रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अम्लों का राजा को वायल ऑफ विट्रॉल H2SO4 कहते हैं। H2SO4 को कहते हैं वायल ऑफ विट्रॉल। अगला प्रश्न है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल फॉर्मूला इसका होता है C4H6O5 होता है। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को ही तेजाब के अम्ल के रूप में जाना जाता है, तेजाब के रूप में जाना जाता है, और इसको गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl होता है, और यह जल में पूर्णतः विलेय होता है। जल में यह पूर्णतः विलेय होता है। अगला प्रश्न है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो नीला तथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। इसका सूत्र हो जाएगा CuSO4 × 5H2 हो जाएगा। CuSO4 5 मोल्स ऑफ वाटर नीला थोथा का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। अगला प्रश्न है खाने का नमक किससे बनता है? तो जो खाने का जो नमक होता है वह शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से बनता है। अगला प्रश्न है कि ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है कि क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है?
तो जाएगा कैल्शियम सल्फेट करता है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट रसायन कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टिक अम्ल का प्रयोग करते हैं और दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन होता है? तो मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट होता है। अगला प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है कि अम्लराज से क्या तात्पर्य है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण को अम्लराज एक्वारेजिया कहते हैं, जिसमें सोना घुल जाता है और इसमें आपका अनुपात 3HCl प्लस 1HNO3 होता है। अनुपात भी कभी कभी पूछ देता है दोस्तों। कहते हैं जैसे सिट्रिक एसिड है, इसका स्रोत है नींबू, संतरा और टमाटर। ठीक है, उपयोग कहाँ करते हैं इसका? धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में और चमकदार नमक बनाने में। एसिटिक एसिड या सिरका स्रोत हो जाएगा, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में इसका उपयोग करते हैं। फॉर्मिक एसिड, मधुमक्खी और चींटियों के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इसका उपयोग कार्बनिक संश्लेषण रंगाई में किया जाता है। लैक्टिक एसिड खट्टा दूध और दही में, खाद्य परीक्षण में और स्वाद कारक के रूप में लैक्टिक एसिड का प्रयोग करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, पपीता, ब्रोकली में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी में इसका उपयोग करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड का। टार्ट्रिक एसिड कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला और अनानास में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसका प्रयोग हो जाएगा खाद्य पदार्थ में प्रतिकारक के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कपड़ों की रंगाई, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में जंग को हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कपड़ों से आपसे पूछेगा, कपड़ों से दाग धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल फिटकिरी व सोडा हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत। एक्वारेजिया 3HCl और 1HNO3 के उपयोग के लिए करते हैं, विस्फोटक के निर्माण में और रॉकेट ईंधनों में करते हैं। बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड का जो स्रोत हो जाएगा बोरेक्स ओरासाइट शराब हो जाएगा। गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक व लुब्रिकेंट्स के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और लुईस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। और आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है और क्षार हो जाएगा OH- आयन देता है, वह क्षार कहलाता है। वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो जाएगा जल अपघटन के कारण होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय जल अपघटन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो जल की कठोरता सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? तो हो जाएगा फॉर्मिक एसिड के कारण, फॉर्मिक एसिड के कारण। सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है कि घरों में सिरका कैसे बनता है? तो घरों में सिरका स्टार्च के किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद आता है? तो हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न है कि अचार के परीक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो हो जाएगा एसिटिक एसिड और सिरका मिलाया जाता है। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर, फिनाप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग करते हैं।
और जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला रंग में, मेथाइल ऑरेंज को पीला रंग में और फिनोप्थिलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो वायु में जो अम्ल वर्षा होती है वह SO2 और NO2 के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है किसके द्वारा pH मान को मापा गया था? तो जाएगा HP सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में मापा गया था। अगला प्रश्न है कि गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। गंध सूचकों के रूप में ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के रूप में प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कपड़ों पर जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चलिए, कुछ एक तरफ लवण है और एक तरफ इसका उपयोग है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक जिसको बोलते हैं, टेबल साल्ट बोलते हैं, भोजन निर्माण एवं अचार के परीक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं। इसका उपयोग साबुन बनाने में, कागज बनाने में, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में और कपड़ा निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH चूने का पानी, चमड़ा उद्योग में अम्लीय मृदा जल एवं गंदे नालों के उपचार में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसको धोवन सोडा बोलते हैं, कांच के निर्माण में, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता के रूप में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं जिसको धोवन सोडा बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं अग्निशामक के रूप में, भोजन निर्माण के रूप में, खमीर बनाने के रूप में किया जाता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर। स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग में और एजेंट के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र फॉर्मूला होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में और खिलौना के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्णकारों के द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण होता है? तो जाएगा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस तो जाएगा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? तो जाएगा 10⁻⁷ होता है। अगला प्रश्न है कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है और गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के आधार सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो इस अज्ञात गैस का नाम है अमोनिया NH3 है। चलिए, कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान देख लेते हैं। जैसे समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है, रक्त का pH मान 7.4, लार का pH मान 6.5 से लेकर 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है लार का pH मान, और दूध का pH मान 6.4 होता है। वहीं पर मूत्र का pH मान 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो यह हो जाएगा चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो चांदी की होती है। अगला प्रश्न है कि मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है जिसका सूत्र CaCO3 होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन होता है? तो सबसे हल्का धातु लिथियम होता है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। अगला प्रश्न है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि मोती के मुख्य अवयव कौन कौन से है? तो मोती के मुख्य अवयव में आ जाएगा एरागोनाइट और कांचियोलिन। मोती के मुख्य अवयव हैं। अगला प्रश्न है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन है?
तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम है। और सोडियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित इसको रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? टाल्क जो होता है यह मैग्नीशियम सिलिकेट से होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है कि भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? तो फ्यूचर मेटल टाइटेनियम को कहा जाता है, टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो जाएगा विद्युत के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण और गहरा लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार तो हो जाएगा पारा का अयस्क है, पारा का। अगला प्रश्न है कि औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज की गई थी, तांबा धातु की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है क्रायोलाइट और बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट और बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के विज्ञान को धातु कर्म बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारण ताप मापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? अगला प्रश्न है कि साधारण ताप मापी यंत्रों में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो हो जाएगा केरोसिन के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि भर्जन रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो हो जाएगा सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का किया जाता है। भर्जन जो होता है वह सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का किया जाता है। और माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के अयस्क होते हैं। सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 18 कैरेट जो सोना होता है, 18 कैरेट सोना, उसमें सोना की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह 75% मात्रा होती है। अगला प्रश्न है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है यानी बाहर निकलती है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है कि द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? तो हो जाएगा शीतलक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। बारूद के निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट रसायन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो हो जाएगा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है कि इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाएगा विल्सन रोग हो जाता है, विल्सन रोग। अगला प्रश्न है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा सेलेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में सल्फर पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक बैड कंडक्टर कौन होता है? तो धातुओं में हो जाएगा सीसा, सीसा बैड कंडक्टर होता है। अगला प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन किसे कहता है? नहीं, फ्यूचर फ्यूल या हाइड्रोजन को कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। अगला प्रश्न है कि प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति के कारण प्याज में कड़वाहट होता है। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम का मुख्य अयस्क का क्या नाम है? तो यूरेनियम का मुख्य अयस्क हो जाएगा पिच ब्लेंड हो जाएगा, पिच ब्लेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम होता है। अगला प्रश्न है कि हारा कशिश फेरस सल्फेट को कहता है, फेरस सल्फेट को हारा कशिश कहा जाता है। FeSO4 × 7H2O को हारा कशिश कहा जाता है। ग्रीन विट्रॉल किसका रासायनिक नाम क्या होता है?
तो जगह फेरस सल्फेट को हरा कशिश बोलते हैं। इसका सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7 मोल्स ऑफ वाटर होता है। नीला कशिश ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट को नीला कशिश के नाम से जानते हैं। सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, CuSO4 इंटू 5H2O होता है। श्वेत कशिश यानी व्हाइट विट्रॉल जिंक सल्फेट को कहते हैं। सूत्र इसका हो जाएगा ZnSO4 7H2O। लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट को लाल कशिश के नाम से जानते हैं। सूत्र होता है CuSO4 इंटू 7H2O होता है। में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल फोन की बैटरी में लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक लाइम का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है कि परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। सोडियम सिलिकेट को क्वार्ट्ज बोलते हैं। और आयरन पाइराइड्स को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पर्ल एस तो जगह पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहते हैं। पर्ल एस पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को पर्ल एस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? जिंक सल्फेट का तो जगह कवकनाशी यानी एंटीफ्यूगल फंगल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं क्रमशः ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। ऑक्सीजन पहला, उसके बाद सिलिकॉन, तब एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन पाया जाता है। भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ये 3 याद रखिएगा दोस्तों। टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों में नाइट्रोजन अथवा हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है कि गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है कि अश्रु गैस टीयर गैस किसे कहा जाता है? तो टीयर गैस अमोनिया को कहा जाता है, NH3 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम परमाणु होता है। अगला प्रश्न है कि भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो भारी जल की खोज हेराल्ड यूरे और बसवर्न के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था। 1932 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो हो जाएगा विपरीत प्रसारण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करती है? तो हो जाएगा स्कंदन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारी जल किसका उदाहरण है? तो भारी जल या मंदक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों होता है? तो जगह पानी का द्विध्रुव आवरण अधिक होता है इसी कारण। और पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ जो होता है ना वह उत्तरदायी होता है अस्थायी कठोरता के लिए। अगला प्रश्न है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। और भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन 11.11% होता है। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89% होता है, जबकि परमाणुविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन 33% होता है। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल निर्वर्णीकरण
लवणीकरण के द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? टेफ्लॉन तो हो जाएगा फ्लोरोकार्बन श्रेणी का पदार्थ है टेफ्लॉन। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम होता है? तो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.07% पाया जाता है। इस सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है, अष्टफलकीय होता है। अगला प्रश्न है कि हीरा किस तत्व का अपरूप होता है? हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो जाएगा कार्बन का अपरूप है, कार्बन। हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न है कि जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ अमोनिया है। कौन है? अमोनिया है। हाइट कार्बन का अपरूप होता है। अगला प्रश्न है कि जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ अमोनिया NH3 होता है। अगला प्रश्न है कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है, Pb3O4 होता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो सामान्य ताप पर आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक के रूप में भारी मशीनों में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? तो पेंसिल का जो लेड होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो कार्बन की मात्रा सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयले में होती है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है? तो जाएगा लिग्नाइट में, लिग्नाइट में न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो जाएगा फ्लोरीन है, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है कि वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीराहारी की तरह किया जाता है कौन है? तो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन को जलाने से जल प्राप्त होता है, जल। अगला प्रश्न है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर नियॉन और पारा का वाष्प गैस भरा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा की गई थी और ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि वायु की मुख्य संघटक गैसें कौन कौन सी है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्का हैलोजन तत्व फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। सूत्र होता है CaOCl या CaOCl2। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट में अमोनियम क्लोराइड होता है, विद्युत अपघट्ट अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न है कि कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। और हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद एस्टेटीन होता है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील फ्लोरीन का होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कि शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? तो हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव में कमी आती है, जिससे घेंगा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में होता है, या कौन सा अधातु जो है जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन हो जाएगा।
और कौन सा तत्व हो जाएगा, तो पारा हो जाता है। पारा कौन सा तत्व जो सदैव द्रवावस्था में रहता है, तो यहाँ पर अधातु पूछता है। अभी आपसे तत्व देखिए, तत्व और तत्व में धातु अधातु दोनों आते हैं, तो कराए कौन सा तत्व सदैव द्रवावस्था में रहता है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है ब्रोमीन। लेकिन कौन सा अधातु है जो द्रवावस्था में रहता है, तो भी ब्रोमीन ही होगा। और कौन सा तत्व है, तो पारा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है, तो हो जाएगा आयोडीन में होती है। आयोडीन में धात्विक चमक होती है। अगला प्रश्न है कि जल के बीज संक्रमण में से किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो जल के बीज संक्रमण में हो जाएगा क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोष पूर्ण होते हैं अथवा नहीं, तो हो जाएगा पूर्ण होते हैं। निम्न ताप प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है, तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में फ्रांसियम गैस का प्रयोग किया जाता है। फ्रांसियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, तो जेनॉन को कहा जाता है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो पटाखों के निर्माण में श्वेत फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। श्वेत फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व, तो फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व हो जाएगा सेलेनियम, हो जाएगा सेलेनियम। अगला प्रश्न है कि विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। विरंजक अभिकर्मक के रूप में, यानी ब्लीचिंग रिएजेंट के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सरी मछली की तरह दुर्गंध पूर्ण गैस कौन सा है, यानी किस गैस से सरी मछली के जैसा दुर्गंध आता है, तो हो जाएगा ओजोन से। सूत्र इसका क्या होता है, O3 होता है। अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल कशिश के तेल यानी ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से प्रसिद्ध है, कशिश के तेल से, तो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगला प्रश्न है कि विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल को ही किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन होता है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। अगला प्रश्न है कि फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, फ्लशिंग गैस में हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो कृत्रिम हीरा के नाम से सिलिकॉन कार्बाइड प्रसिद्ध है। सिलिकॉन कार्बाइड प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का अन्य नाम क्या है, तो हो जाएगा अमोनिया है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है, तो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। अगला प्रश्न है कि फ्लावर्स ऑफ द सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है, तो हो जाएगा अल्फा सल्फर है, अल्फा सल्फर। अगला प्रश्न है किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है, तो हो जाएगा आयोडीन का प्रयोग करते हैं। आयोडीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो हो जाएगा रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि हीलियम, आर्गन एवं नियॉन वे उत्कृष्ट गैस है जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। आर्गन, हीलियम और नियॉन वे उत्कृष्ट गैस है जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है, जबकि सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण जेनॉन करती है। कौन करती है, जेनॉन करती है। अगला प्रश्न है कि मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है, तो यह हीलियम का प्रयोग करते हैं। हीलियम का प्रयोग करते हैं। कि हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है, तो हो जाएगा ट्राइटियम होता है। ट्राइटियम होता है 1H3 हो जाता है, इसका सूत्र होता है। और अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन है। और उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, तो हो जाएगा निकेल के मिला देने से। और मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूप में हो सकता है। मिश्र धातु जो है यौगिक और विलयन दोनों रूप में हो सकता है मिश्र धातु।
अगला प्रश्न है कि वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो जगह डुरैलुमीन का प्रयोग करते हैं। डुरैलुमीन का प्रयोग करते हैं वायुयान का ढांचा बनाने में। अगला प्रश्न है कि गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है? तो जगह एथिल अल्कोहल यानी एथाइल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण को गैसोहोल बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि टांका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो यह शीशा और टीन का मिश्रण होता है। शीशा और टीन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो जगह जस्ते का प्रयोग करते हैं, जस्ते का। अगला प्रश्न है कि पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? पीतल तो जगह तांबा एवं जस्ता से। अगला प्रश्न है कि तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो जगह कांसा बनती है। कांसा तांबा और टीन के मिश्रण से बनती है। अगला प्रश्न है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिलाते हैं। कार्बन की मात्रा मिलाते हैं। अगला प्रश्न है कि मिश्र धातु अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है। मिश्र धातुएं। अगला प्रश्न है कि जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो हो जाएगा क्रोमियम। उसमें क्रोमियम मिला देंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण होता है? तो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड का मिश्रण होता है। और हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जाएगा एल्युमिनियम धातु का। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहलाता है, SiO2 कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक यानी अलग किया जा सकता है? जल और चौक के मिश्रण को हो जाएगा अवसादन के द्वारा, सेडिमेंटेशन के द्वारा इसको पृथक कर सकते हैं, जल और चौक के मिश्रण को। अगला प्रश्न है कि फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयोग होती है? तो हो जाएगा बोरॉन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? तो हो जाएगा सिलिकॉन दिखाई देती है, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है कि LED में प्रयोग किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक होता है? तो हो जाएगा पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है। तो हो जाएगा आर्सेनिक। अगला प्रश्न है कि पूर्ण लेखन योग्य CD एवं DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सा होता है? तो हो जाएगा टेल्यूरियम होता है, टेल्यूरियम होता है। अगला प्रश्न है कि धब्बा रहित स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम, मैंगनीज और कार्बन आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो जगह जर्मेनियम धातु का उपयोग किया जाता है, जर्मेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग करते हैं? तो हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का। और अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? मैग्नीशियम हो जाएगा एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन की होती है। अगला प्रश्न है कि स्टील, पीतल, कांसा और तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा मिश्र धातु नहीं है। अगला प्रश्न है कि अमलगम क्या होता है? तो अमलगम उसे कहते हैं जो पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण बनाता है, उसे अमलगम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? तो हो जाएगा क्वार्ट्ज कांच के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है दोस्तों, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। नाम है जर्मन सिल्वर, जिसमें तांबा, जस्ता और निकल का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? तो हो जाएगा 10 भाग प्रति बिलियन मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो हो जाएगा तांबा होती है। और अगला प्रश्न है किस कार्बनिक यौगिक को फायर डैम्प के नाम से जानते हैं? तो फायर डैम्प के नाम से मीथेन को जानते हैं, मीथेन को जानते हैं। चलिए, उपधातुओं की संख्या 7 है। कौन कौन है? बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। ये सभी क्या है? उपधातु। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है?
तो एंटी मनी का उपयोग अग्निरोधक के निर्माण में किया जाता है। अग्निरोधक। अगला प्रश्न है कि बेल मेटल किसका मिश्रण होता है? तो जगह तांबा और टीन का होता है। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से लेकर 2% तक होती है, 2%। अगला प्रश्न है कि भूपर्पटी के कुल भार में बोरॉन की कितनी मात्रा उपस्थिति है? भूपर्पटी के कुल भार में बोरॉन की जो मात्रा है वह 0.001% है। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? तो पॉलीथीन का निर्माण हो जाएगा एथिलीन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है। जब एथिलीन का बहुलीकरण किया जाता है तो पॉलीथीन का निर्माण होता है। अगला बात है कि डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। अगला प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो जगह पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में पॉलीएमाइड पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो जगह मीथेन पाया जाता है। मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो जगह छपाई कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है मीथेन के अपघटन को। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो जगह निकेल का प्रयोग करते हैं। ANI निकेल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो न चिपकने वाले बहुलक को टेफ्लॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वाहनों की इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि को क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि को अपस्फोटन कहते हैं। अपस्फोटन कहते हैं। और वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्रा एथाइल लेड TEL, टेट्रा एथाइल लेड तथा बेंजीन टालुइन और जाइलिन BTX का मिश्रण मिलाया जाता है। और ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिहिम के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो जगह मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1983 को हुआ था यह घटना। अगला प्रश्न है किस रासायनिक यौगिक को मिर्बेन का तेल कहा जाता है? मिर्बेन का तेल नाइट्रोबेंजीन को कहता है। नाइट्रोबेंजीन को कहता है। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोग्लिसरीन के संगठक के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ मिलाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन के संगठक के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ मिलाया जाता है। और कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग करते हैं? तो इसमें एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? तो जगह DDT डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन का प्रयोग किया गया था। DDT का आविष्कार पॉल मुलर के द्वारा 1948 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि शहद में मुख्य रूप से कौन सा घटक पाया जाता है? तो शहद में घटक जो पाया जाता है उसका नाम है फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है कि फल पकाने के लिए रसायन का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? तो जगह कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है कि युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? तो जगह एसिटिलीन से बनाई जाती है। एसिटिलीन से ल्यूसाइट गैस बनाई जाती है जो विषैला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धान के खेतों से किस गैस का उत्पादन होता है?
तो धान के खेतों से मीथेन गैस का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है किस अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? तो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न है कि संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? तो संशोधित स्पिरिट में इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? तो बेकेलाइट जो बनता है वह फिनॉल व फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। अगला प्रश्न है किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है तो किया जाता है एसीटोन का प्रयोग करते हैं। एसीटोन का प्रयोग नेल पेंट हटाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो जाएगा क्लोरोफॉर्म का प्रयोग CHCl3 का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी बेहोश करने के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? तो TNG ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि यह LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा होता है? तो सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कार्बन होता है। अगला प्रश्न है कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि नोबेल तेल के नाम से किस रासायनिक यौगिक को जाना जाता है? तो नोबेल तेल के नाम से नाइट्रोग्लिसरीन यौगिक को जाना जाता है। कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। अगला प्रश्न है कि लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो लौंग में यूजिनॉल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मच्छर भगाने वाली दवाइयों में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो जाएगा एलिथ्रिन का प्रयोग करते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाइयों में एलिथ्रिन रसायन उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है और दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ध्रुम कोहरा यानी स्मॉग में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अगला प्रश्न है किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी विज्ञानी लुईस पास्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया था। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा होता है? तो मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल जो होता है वह लाइनोलिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है कि न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है? तो हो जाएगा ओलिक अम्ल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो हो जाएगा ओलिक अम्ल की। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है? तो हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन है। अगला प्रश्न है कि रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग चूहों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? तो जाएगा एथिलीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण क्या है? तो हो जाएगा वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से खदानों में अधिकांशतः विस्फोट होते रहता है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक वोहलर के द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप में प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? तो जगह यूरिया को किया गया था और यूरिया का सूत्र NH2CO होता है। अगला प्रश्न है कि कार्बनिक क्लोराइड COCl2 के नाम से किसे जाना जाता है? तो जगह फॉस्जिन गैस को जाना जाता है।
अगला प्रश्न है कि प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? तो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन को फ्रेऑन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH तथा एल्कोहल की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको एस्टरीकरण कहते हैं। और हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो इसको गामेक्सिन के नाम से जानते हैं, नहीं गेमेक्सिन। हेक्साक्लोरोबेंजीन को गेमेक्सिन के नाम से जाना जाता है। C6H6Cl6 इसका फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज C6H12O6 शराब निर्माण एवं फलों के रस परीक्षण में ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। यूरिया NH2CONH2 नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में, जिसमें नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म CHCl3 शैल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में, वसा तेल तथा विलायक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म का क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCl3 AC एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में, एरोसोल प्रणोदक के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुन के निर्माण में नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग करते हैं। डाइक्लोरोमीथेन चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन हटाने में एरोसोल स्प्रे प्रणोदक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आंसू गैस, इसका उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। मस्टर्ड गैस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना के द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। DDT कृषि में कीटनाशकों के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। एस्प्रिन, इसका उपयोग ज्वर, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है। यूरोट्रोपिन, इसका मुख्य उपयोग फिनोलिक रोल के निर्माण में किया जाता है। नेफ्थलीन कीटाणुनाशी के रूप में, कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में। एथिलीन ग्लाइकॉल कारों में प्रतिहिम कारक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आइडोफॉर्म जीवाणुनाशी के रूप में, पैरा एल्डिहाइड निद्राकारी दवा के रूप में। एस्बेस्टॉस अग्निशामक वस्त्र बनाने में एस्बेस्टॉस का प्रयोग करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो जगह डायनामाइट के आविष्कार से। अगला प्रश्न है कि विस्फोटक RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। साइक्लोनाइट हेक्सोजन एवं T4 यह इसका अन्य नाम है। टेरालिन क्या है? तो कृत्रिम रेशा को टेरेलिन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नेत्रों का परीक्षण एल्डिहाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो जगह ईओसिन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो जल का भाप में बदलना यह भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है कि ठोस से सीधे वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस से सीधे वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके विपरीत जो प्रक्रिया होती है उसे निक्षेप बोलते हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इसी कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है अधिक ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है कि अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि के कारण द्रव का जो क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है अशुद्धि के कारण। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो कोहरे में जो कोलाइडी तंत्र होता है वह है गैस में द्रव का प्रयोग करते हैं। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विलयता बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है कि नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जाएगा ऊष्मा के रूप में। और पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? तो जाएगा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसी मिश्रण में ठोस विलय को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको क्रिस्टलीकरण कहते हैं। पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है?
तो जो पायस होता है वह द्रव में द्रव का कोलाइड होता है, पायस। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? तो यह ऊध्र्वपातन के द्वारा किया जा सकता है, सब्लिमेशन के द्वारा किया जा सकता है। अगला बात है कि बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो बॉयल का नियम नियत ताप यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर लागू होता है। समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो जाएगा एवोगैड्रो के द्वारा यह नियम का प्रतिपादन किया गया था। और क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जो एक ही मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने। आदर्श गैसों की ऊर्जा उसकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तो जाएगा तापमान पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है कि गैस से आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? गैस से आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? क्योंकि उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। अगला प्रश्न है कि दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हो जाएगा उसका दाब घट जाता है। अगला प्रश्न है कि परम ताप किस नियम का परिणाम है? परम ताप तो हो जाएगा चार्ल्स के नियम का परिणाम है। अगला प्रश्न है कि गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो R जो है 1 मोल गैस को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा गैस के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। पास्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है गर्म तथा रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम के व्यवहार के रूप में दर्शाते हैं? तो जाएगा चार्ल्स के नियम के रूप में। रोटी जो फूलता है ये भी चार्ल्स के नियम के आधार पर ही फूलता है। गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना ये भी चार्ल्स के नियम के व्यवहार के रूप में दर्शाते हैं। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो हो जाएगा जिसको परम शून्य ताप कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने पर। अगला प्रश्न है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार कितना होगा? तो 28 हो जाएगा। बादल किसका कोलाइडिव परिक्षेपण होता है? तो जो बादल होता है वह वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का होता है। अगला प्रश्न है कि पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसको अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य ताप और दाब से क्या अभिप्राय है? तो सामान्य ताप और दाब से जो अभिप्राय है यही है कि 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहता है। और किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? तो गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के वर्ग 18 में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है? तो घटने का क्रम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन है? तो जगह एस्टेटीन है। और आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? तो जगह शून्य वर्ग में। सभी गैसें अक्रिय गैसें व परमाणविक तत्व का उदाहरण है। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो जो मुक्त ऊर्जा निकलती है उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो मुक्त ऊर्जा जो निकलती है उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक तत्व वाला घनत्व का नाम है ओस्मियम। और आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का कारण क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन का क्षार धातु और हैलोजन दोनों से समानता रखना। और तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो इसको एक्टिनाइड समूह बोलते हैं, एक्टिनाइड समूह बोलते हैं।
अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो अधिकतम जो कृत्रिम तत्व है उसको एक्टिनाइड समूह में रखा गया है। एक्टिनाइड समूह में अधिकतम कृत्रिम तत्वों को ही रखा गया है। चलिए आवर्त सारणी में तत्वों का गुण देख लेते हैं। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा और बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटेगा और बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे आने पर घटेगा और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो जाएगा पी ब्लॉक में। अगला प्रश्न है कि आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? तो आंतरिक संक्रमण तत्व लेंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं, वर्ग। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118, प्रकृति में प्राप्त तत्वों की संख्या 94, कृत्रिम विधि से निर्मित तत्वों की संख्या 24, धातु तत्वों की संख्या 91, अधातु तत्वों की संख्या 20, उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है? 7। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ओस्मियम। सबसे हल्की धातु तत्व लिथियम। द्रव धातु तत्व पारा और द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन। और विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व चांदी। विद्युत की सुचालक अधातु तत्व ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व फ्रांसियम और पोटेशियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व, आयनन विभव सबसे ज़्यादा हीलियम में, और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम में। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व ये हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन। और मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। और मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। दांतों, हड्डियों व दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के। और तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित नियम का प्रतिपादन रेडियो सक्रियता की माप किसमें की जाती है? तो रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर या गेगर काउंटर में किया जाता है। गेगर मूलर काउंटर इसका पूरा नाम होता है, जीएम काउंटर। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सा होता है? तो सबसे अधिक दहनशील गैस का नाम हाइड्रोजन है। पहला प्रश्न है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें उपस्थित होती है? तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मुख्यतः उपयोग होता है। किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? तो रबर के वल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार चार्ल्स गुडईयर के द्वारा किया गया था। चार्ल्स गुडईयर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो नाभिकीय ईंधन थोरियम को कहा जाता है, थोरियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? तो नौसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl है। अगला प्रश्न है कि N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो उत्प्रेरक के रूप में लोहा यानी फेरस, लोहे के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्य गैस समीकरण, कॉमन गैस समीकरण क्या है? तो जाएगा PV बराबर nRT है। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग करते हैं। और स्टार्च किसका उदाहरण है? तो जाएगा पॉलीमर का उदाहरण है, पॉलीमर का उदाहरण है। पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है।
अगला प्रश्न है कि मूत्रालयों से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? तो हो जाएगा मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति। अगला प्रश्न है कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था? तो कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार सुमिए आइजिमा के द्वारा किया गया था। सुमिए आइजिमा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा लक्षद्वीप में है। कहाँ है? लक्षद्वीप में है। अगला प्रश्न है कि धूम्र पर्दे स्मोक कर्टेन्स जिसका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है किस पदार्थ के बने होते हैं? तो हो जाएगा टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि यशद पुष्प किसे कहते हैं? तो हो जाएगा जस्ता का फूल जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को यशद फूल पुष्प कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रेशम किसका उदाहरण है? रेशम सिल्क तो हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। रेशम जो है यह प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। और द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त औद्योगिकी का नाम क्रायोजेनिक्स है, जिसका उपयोग निम्न क्रायोजेनिक का रॉकेट प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि पदार्थ द्रव की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है उसको ठोस बोलते हैं। और पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 का प्रयोग मुख्यतः उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? तो जगह हाइड्रोजन तत्व से हुआ है। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन। अगला प्रश्न है कि सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? तो जगह भूपर्पटी में पाया जाता है। और पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? तो जगह नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन पाई जाती है। हारा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो हारा कशिश का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट है। अगला प्रश्न है कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसको अपरूपता बोलते हैं। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसको अपरूपता बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? तो जाएगा आयतन तथा तापमान के। CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और परमाणु रिएक्टर का आविष्कार सर्वप्रथम एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। शिकागो में किया गया था 1942 में। और रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो जाएगा हेनरी बेकुलर के द्वारा। ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। तो हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा ईंधन के रूप में इसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। और सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी पीली रोशनी का ही होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त यानी बढ़ता नहीं है। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो जगह सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। और यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो जगह 47% पाया जाता है। कहीं कि आपको 46% में मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? तो जगह निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि PEM किसका संक्षिप्त रूप है? तो PEM है या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का संक्षिप्त रूप है। PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का या क्या है? संक्षिप्त रूप है PEM। और जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? तो इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होने के कारण ही जल का क्वथनांक अधिक होता है। मच्छररोधी कॉइल में पायरेथ्रम, पायरेथ्रिन और एलिथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं। यह एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है।
और रासायनिक उर्वरक में के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का मुख्य संघटकों के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम का द्वितीयक संघटक के रूप में उपयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? तो जगह रेयॉन है। रेयॉन है कि सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो सीमेंट कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का मिश्रण होता है। और यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि अमोनियम सल्फेट क्या है? तो अमोनियम सल्फेट एक मिश्रित उर्वरक का नाम है। अगला प्रश्न है कि पसीनारोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो पसीनारोधी उत्पादों में सामान्यतः एल्युमिनियम यौगिक उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कि मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जेली के निर्माण के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरूद। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया? तो 2011 में अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष मनाया था। राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने 2011 के रूप में इसको मनाया था। चलिए पादपों में वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व देख लेते हैं। हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, इतना सब जो पोषक तत्व पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। साबुन निर्माण की विधि को क्या कहते हैं? तो साबुन निर्माण की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? तो जगह हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड है। अगला प्रश्न है कि डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। सीटेन संख्या के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाना पकाने में एवं वाहन के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड केबीआर पदार्थ का शांतिकारक औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो यह एथाइल मरकेप्टन का मिश्रण इसमें मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन से। अगला प्रश्न है किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो जाएगा द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन का। अगला प्रश्न है कि बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जाएगा गोबर गैस के नाम से। अगला प्रश्न है कि पारा मरकरी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है और किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो ये किया था सीबी देसाई ने। सीबी देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? तो जेट्रोफा नामक वनस्पति से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। बायोडीजल का। अगला प्रश्न है कि क्लोरीनन क्या है? तो संदूषित जल में या प्रदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा में मिलाना क्या कहलाता है? क्लोरीनिन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो हो जाएगा टर्पिनोइड नामक एक पदार्थ पाया जाता है। आवश्यक तेलों में टर्पिनोइड नामक आवश्यक तेल पाया जाता है। के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? तो जाएगा एन हेप्टेन का मान न्यूनतम होता है। और मिट्टी के तेल का क्वथनांक को 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस ताप परिषद के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण यह हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण संक्षारण है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर में गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है? तो वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर में गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है? तो यह क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन। और अगला प्रश्न है किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल
प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हो जाएगा जे थॉमसन के द्वारा प्लम पुडिंग मॉडल तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है कि सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे प्रभावी पीड़कनाशी कौन सा होता है? तो हो जाएगा आर्गनोफॉस्फेट होता है, आर्गनोफॉस्फेट सबसे प्रभावी पीड़कनाशी होता है। अगला प्रश्न है कि दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन की गंध आती है? तो हो जाएगा मिथाइल सेलिसिलेट नामक रसायन की गंध आती है। अगला प्रश्न है कि साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? तो हो जाएगा मृदु जल में करना चाहिए, मृदु जल में करना चाहिए। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण हो रहा है और इसी के बचाव के लिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम या खतरा रहता है? तो हो जाएगा साइटोसिलिकोसिस नामक बीमारी होने का जोखिम रहता है। अगला प्रश्न है किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन सोपलेस सोप कहा जाता है? तो हो जाएगा अपमार्जक को कहा जाता है, डिटर्जेंट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो हो जाएगा एल्युमिनियम शामिल होता है, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है कि सामान्य उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं? तो हो जाएंगे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है कि उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? तो हो जाएंगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रदर्शित होता है? तो हो जाएगा मंद ऑक्सीकरण के कारण होता है, मंद ऑक्सीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, पॉजिट्रॉन का खोज कार्ल एंडरसन के द्वारा किया गया था, पॉजिट्रॉन का खोज 1932 में एंडरसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक का खोज यह मोसले के द्वारा किया गया था, मोसले के द्वारा किया गया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर के द्वारा दिया गया था, लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? गुणित अनुपात का नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया था, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया था। इसी में आपसे पूछता है कि स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। गुणित की जगह पर स्थिर हो जाएगा, स्थिर का नियम तो हो जाएगा प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा 1905 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। गैसों का विसरण का नियम, गैसों का विसरण का नियम ग्राहम के द्वारा दिया गया था, ग्राहम के द्वारा गैसों का विसरण का नियम दिया गया था। चार्ल्स का नियम चार्ल्स के द्वारा दिया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम मोसले के द्वारा दिया गया था, मोसले के द्वारा दिया गया था। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि त्रिक नियम किसने दिया? तो त्रिक नियम डोब्रेनर के द्वारा दिया गया था, डोब्रेनर के द्वारा दिया गया था। त्रिक नियम डोब्रेनर के द्वारा दिया गया था। 3 तत्वों में से 2 तत्वों का परमाणु क्रमांक जोड़ने पर बीच वाला तत्व का परमाणु क्रमांक आ जाता है, मतलब उसका औसत निकालने पर बीच वाले का आ जाता है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। अपवर्जन का सिद्धांत पाउली के द्वारा दिया गया था, अपवर्जन का सिद्धांत पाउली के द्वारा दिया गया था। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली के द्वारा तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत दिया गया था। क्रमिक रचना का नियम किसने दिया था? क्रमिक रचना नियम अफबाउ के द्वारा दिया गया था, क्रमिक रचना नियम अफबाउ के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट के द्वारा दिया गया था, जूलियट के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ग विस्थापन का नियम सोडियन फ्रोजन के द्वारा दिया गया था, सोडियन फ्रोजन के द्वारा दिया गया था। तनुता का नियम ओस्टवाल्ड के द्वारा दिया गया था, तनुता का नियम ओस्टवाल्ड के द्वारा दिया गया था। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे के द्वारा दिया गया था, विद्युत अपघटन का नियम फैराडे के द्वारा दिया गया था। सहसंयोजकता का नियम लुईस के द्वारा दिया गया था, लुईस के द्वारा दिया गया था। पीएच मापक्रम HP सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में इसको दिया गया था। आवर्त सारणी डिमिट्री मेंडलीव के द्वारा 1869 ईस्वी में इसको दिया गया था, जिसमें वो परमाणु द्रव्यमान पर इसको सजाए थे मेंडलीव ने। अष्टक नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, अष्टक नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। बोर सिद्धांत या नील्स बोर के द्वारा दिया गया। अधिकतम बहुलता सिद्धांत का प्रतिपादन हुंड्स के द्वारा किया गया था, अधिकतम बहुलता सिद्धांत का प्रतिपादन हुंड्स के द्वारा दिया गया था। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया।
क्लोरीन की खोज सीले के द्वारा किया गया था। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया। समस्थानिक का खोज सॉडी के द्वारा किया गया था। सॉडी के द्वारा समस्थानिक का खोज किया गया था। भारी जल यूरे के द्वारा 1932 में किया गया था। भारी जल। हीलियम का खोज लोकियर के द्वारा किया गया। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले और सीले के द्वारा किया गया था। सोडियम की खोज डेवी के द्वारा किया गया था। डेवी के द्वारा किया गया था सोडियम की खोज। पोटेशियम की खोज भी डेवी के द्वारा ही किया गया था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और पी क्यूरी दोनों क्यूरी दंपति के द्वारा किया गया था। थोरियम बर्जिलियस के द्वारा इसका खोज किया गया था। थोरियम का खोज बर्जिलियस ने किया था। यूरेनियम का खोज क्लैप्रोथ के द्वारा किया गया था। क्लैप्रोथ के द्वारा यूरेनियम का खोज किया गया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। मेसॉन का खोजकर्ता यूकावा को माना जाता है। मेसॉन का खोजकर्ता यूकावा को माना जाता है। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रीचर के द्वारा दिया गया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रीचर के द्वारा दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव हेनरिक हर्टज के द्वारा किया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज हेनरिक हर्टज के द्वारा किया गया था और प्रकाश विद्युत के प्रभाव का नियम आइंस्टीन के द्वारा समझाया गया था। इसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। वैद्युत संयोजकता कौशल के द्वारा इसका खोज किया गया था। वैद्युत संयोजकता का खोज कौशल ने किया था। उत्प्रेरण का खोज बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। उत्प्रेरण का काम है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उसके रासायनिक क्रिया को बढ़ा देना और घटा देना। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। नाइट्रोजन का खोज डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा नाइट्रोजन का खोज किया गया था। आर्गन गैस रैमजे और रैले के द्वारा इसका खोज किया गया था। अक्रिय गैस रैमजे के द्वारा ही अक्रिय गैसों का खोज किया गया था। मैग्नीशियम का और कैल्शियम दोनों का खोज डेवी के द्वारा किया गया था। सोडियम और पोटेशियम का खोज भी डेवी के द्वारा ही किया गया था। एवोगाड्रो की परिकल्पना एवोगाड्रो के द्वारा ही किया गया था। बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल के द्वारा दिया गया था। आंशिक दाब का नियम डाल्टन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। आंशिक दाब का नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया। परासरण दाब का नियम बर्कले के द्वारा किया गया था। पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। व्यापारिक नाम में साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड सूत्र होता है NaCl। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा जिसको कहते हैं NaCO3 रासायनिक सूत्र होता है। धोवन सोडा ये होता है सोडियम कार्बोनेट सूत्र होता है Na2CO3 10 मोल्स ऑफ वाटर होता है। कास्टिक सोडा का व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा, रासायनिक नाम में हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र इसका हो जाएगा NaOH, साबुन बनाने में इसका काम आता है। सुहागा व्यापारिक नाम है सुहागा, रासायनिक नाम में बोरेक्स, और बोरेक्स का जो रासायनिक सूत्र होता है वह Na2B4O7 10 मोल्स ऑफ वाटर होता है। फिटकिरी व्यापारिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, सूत्र है K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस 24 मोल्स ऑफ वाटर। सोरा रासायनिक नाम में हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, सूत्र हो जाएगा KNO3। व्यंजक चूर्ण रासायनिक पदार्थ में हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, सूत्र हो जाएगा CaOCl, यहाँ CaOCl2। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, सूत्र होता है रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। चौक कैल्शियम कार्बोनेट को चौक बोलते हैं, व्यापारिक नाम में हो जाएगा CaCO3। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO हो जाएगा। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर को भी कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलते हैं CaCO3 हो जाएगा। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl हो जाएगा। लाफिंग गैस या हास गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, रासायनिक सूत्र N2O हो जाएगा। लाल सिंदूर या रेड लेड लेड परऑक्साइड को कहते हैं, लेड परऑक्साइड को Pb3O4 हो जाएगा इसका सूत्र। नमक का अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो जाएगा। अम्लराज सांद्र साइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, इसका सूत्र हो जाएगा HNO3 + 3HCl। 1 और 3 के अनुपात में रहता है, या 3 1 जो भी रहे, जो पहले अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले बोलिएगा तो 3 होगा, नाइट्रिक अम्ल होगा तो 1 होगा। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है,
सूत्र हो जाएगा COH2। बॉक्साइट हाइड्रेटेड एल्यूमिना रासायनिक नाम है, सूत्र हो जाएगा Al2O3 2H2O। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं यानी CO2। मैग्नीशिया मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहते हैं, सूत्र हो जाएगा MgO। ब्लैक जिंक जिंक सल्फाइड को ब्लैक जिंक कहते हैं, सूत्र हो जाएगा ZnS। भारी हाइड्रोजन या भारी जल ड्यूटेरियम डी हो जाएगा। भारी हाइड्रोजन होगा तो सीधे ड्यूटेरियम होगा, इसका सूत्र हो जाएगा D हो जाएगा। ड्यूटेरियम सूत्र हो जाएगा D। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड सूत्र हो जाएगा D2O। सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कहते हैं, सूत्र हो जाएगा SiO2। मार्स गैस व्यापारिक नाम है, मीथेन रासायनिक नाम, सूत्र हो जाएगा CH4। सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है, सूत्र हो जाएगा CH3COOH। एल्कोहल एथाइल अल्कोहल को बोलते हैं, सूत्र हो जाएगा C2H5OH। और पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, इसका आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो दोस्तों आज रहा यह रसायन विज्ञान का लास्ट प्रश्न, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद बायोलॉजी का वीडियो आएगा तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका PDF के साथ साथ और सारे PDF को भी प्रोवाइड टेलीग्राम पर कराया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों, और 4-5 दोस्तों को शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देख